जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूएस ट्रिक विद मैथ में। तो आज हम एसएससी जीडी के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी पिछली शिफ्टों के अंदर 20 तारीख को या आज जिस भी शिफ्ट के अंदर मैथ के जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके आधार पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं आगे आने वाले शिफ्टों के अंदर जिसकी संभावना बनती है वो क्वेश्चन हम यहाँ पर है वो कराने वाले हैं। पेपर के अंदर बदलाव है क्वेश्चनों के अंदर नहीं होने वाला, ओनली फॉर ओनली उसका जो लेवल है वो थोड़ा मोटा वो आई है वो हो सकता नहीं होगा, कन्फर्म होगा, लेवल आई है वो कन्फर्म होगा, लेकिन क्वेश्चनों के अंदर बदलाव नहीं होगा। सेम पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन लेवल है वो थोड़ा उसका बढ़ जाएगा। तो वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन करके जाना, जितने भी उसके अंदर टाइप बन रहे हैं सब के सब करके जाना आप, ताकि आपके एसएससी जीडी के अंदर मैथ में 20 में से 20 स्कोर है वो कर सकोगे। तो मैंने पिछली भी क्लास के अंदर क्वेश्चन करवाए थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 4-5 क्लास है वो लगाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जिसमें 3-4 क्वेश्चन है वो प्रत्येक क्लास में मैंने बताए थे और उनके आधार पर क्वेश्चन है वो भी मैंने बताए थे किस तरह वो क्वेश्चन आने वाले हैं। वो क्वेश्चन सेम के सेम क्वेश्चन है वो आपको एसएससी जीडी के अंदर देखने को वो मिलेंगे। जिस भी भाई ने वो क्लास लगाई है तो उसको पता लग जाए कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे वो आए या नहीं आए। वो जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो सेम के सेम क्वेश्चन है वो के वही ही एसएससी जीडी के अंदर आए हैं। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने वाले हैं, अगले कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अब आ सकते हैं। तो मैंने पिछली कक्षा के अंदर बताया था, मैंने एक स्पेशल क्लास लगाई थी कि अभाज्य संख्या पर, यानी अभाज्य संख्या पर क्वेश्चन है वो आपको एसएससी जीडी के अंदर देखने को मिलेगा। कल 4 शिफ्ट हुई थी एसएससी जीडी की, उन 3 शिफ्टों के अंदर अभाज्य संख्या से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिला है। एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया था प्रथम 10 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्या कितनी है और 60 से लेकर 70 तक अभाज्य संख्या वो कितनी है। इस तरह क्वेश्चन पूछा गया। कहीं ऐसा भी पूछा गया है 10 से लेकर 80 तक या 100 तक अभाज्य संख्याओं का योग है वो कितना होगा, और 100 से लेकर 50 तक या 60 तक अभाज्य संख्याओं का योग है वो कितना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन है वो अभाज्य संख्या पर है वो बन रहे हैं। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, ये 100% है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप ये क्वेश्चन अभाज्य संख्या पर तो करके जाना, ये क्वेश्चन एक ही आपको मैथ के अंदर देखने को मिलेगा। अगर किसी ने अभाज्य संख्या को देख लिया है कि किस तरह कितनी संख्या अभाज्य होती है कितनी नहीं, तो वो क्वेश्चन है ये भी कर जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ अभाज्य संख्या कितनी होती है कितनी नहीं। पहले आपको इस सूत्र को याद करोगे, इस ट्रिक को, 4 4 2 2 3 2 कितना 2 3 2 और 2 3 2 और 1, ये आप याद करके जाओगे। ये ट्रिक है इसकी अभाज्य संख्याओं की। जिस तरह 4 होती है, 0 से लेकर 10 तक अभाज्य संख्याएं वो कितनी होती है 4 होती है। 0 से लेकर 10 तक अभाज्य संख्याएं वो कितनी होती है 4 होती है। 10 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्याएं वो कितनी होती है 4 होती है। और 20 से लेकर 30 तक अभाज्य संख्याएं वो कितनी होती है 2 होती है। और 30 से लेकर 40 तक अभाज्य संख्याएं वो कितनी होती है 2 होती है। और 40 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या वो कितनी होती है 3 होती है। 50 से 60 तक 2, 60 से 70 तक 2, 70 से 80 तक 3, 80 से 90 तक 2, 90 से 100 तक 1। इस ट्रिक को आप याद करके जाओगे, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ये ट्रिक आप याद करके जाओगे। अगर आपको कहीं भी आपको पूछा जाए कितने से, जैसे 40 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर आपको पूछा जाए 70 से लेकर 80 तक अभाज्य संख्या है वो कितनी होती है 2 होती है 3 होती है। तब आपको पता है 3 कौन सी हो जाएगी 70 और 71, 80 के बीच में 71 हो जाएगी, और कौन सी हो जाएगी 73 हो जाएगी, और कौन सी हो जाएगी 79 हो जाएगी। ये 3 संख्या है वो 70 से लेकर 80 तक के बीच में अभाज्य संख्या होती है। जिस तरह 0 से 2 तक हर एक बंदे को या ज्यादातर को यही भी कंफ्यूज होता है कि 0 से 10 तक अभाज्य संख्या कौन सी होती है। जिस तरह पहली हो जाएगी 2, दूसरी हो जाएगी 3, तीसरी हो जाएगी 5 और चौथी हो जाएगी 7। ये 4 है अभाज्य संख्या 0 से लेकर 10 तक होती है। पहली अभाज्य संख्या सबसे छोटी है वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस तरह इस क्वेश्चनों को आप याद करके जाओगे और कितनी संख्या होती है उसका योग है वो आप करके जाओगे। इस तरह आपको पूछ ले 50 से लेकर 60 तक अभाज्य संख्या वो कितनी होती है 2 होती है। और ऐसा भी पूछ सकता है 20 से लेकर 70 तक अभाज्य संख्या वो कितनी हो जाएगी। जिस तरह आप कौन सी जोड़ोगे इसमें 20 से लेकर 70 तक, जिस तरह 2 हो जाएगी 2 ये हो जाएगी 4 4 3 7 7 और 2 9 9 2 11 11 और 3 14। इस तरह टोटल संख्या वो इसमें कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। 20 से लेकर 70 तक का संख्या 80 तक का संख्या कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। अगर 70 तक पूछी जाए तो आप यहाँ तक ही जोड़ोगे 2, इसमें 2 कम हो जाएगा, जैसे कितनी हो जाएगी यहाँ पर 12। 70 तक पूछी जाए तो 12 हो जाएगी, और 80 तक पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। अगर पूछा जाए 20 से लेकर 90 तक संख्या है वो कितनी हो जाएगी, इस 14 के अंदर 2 ऐड कर देंगे जो कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। अब यह संख्या इस तरह आपको क्वेश्चन एसएससी जीडी के अंदर आपको पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन है वो आ रहा है। कल 4 शिफ्ट हुई थी, 4 शिफ्टों में 3 शिफ्टों में एक क्वेश्चन है वो अभाज्य संख्या पर है वो आया था।
तो अब ये क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, ये क्वेश्चन है वो करके जाना। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। कौन सा क्वेश्चन है वो आ रहा है, जिस भी भाई को अभी ट्रिक याद ना है वो उतार लेंगे। 4 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ वही करके जाना। इसके अलावा जितने भी शिफ्ट होगी लास्ट तक है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है इसके अलावा वो मैथ के अंदर है वो नहीं आने वाला। जिस तरह यहां पर पूछा जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में बता रहा हूं अभेद्य संख्या, वो मैंने आपको बता दिया। अब बता रहा हूं आपको महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक पर HCF और एलसीएम का। एलसीएम और एलसीएम का कैसा क्वेश्चन आ रहा है, जिस तरह आपको यहां पर देखने को मिलेगा 63 और 77, ये ऐसा क्वेश्चन आया था। यहाँ पर दो संख्या दी गई थी, उसमें से यहाँ पर उसने इसको मान दिया था, HCF का मान दिया था 7। अब मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर मैंने क्लास कराई थी, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HCF का मैंने ये करवाया था। पिछली क्लास के अंदर ये क्वेश्चन है HCF का आपका आने वाला, इसके अलावा क्वेश्चन HCF का आपका नहीं आएगा। मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने बताया था HCF निकालने के बाद में जो संख्या बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, अपने अनुपात के अंदर बन जाएगी। जिस तरह HCF 63 है तो 63 में से 7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 बन जाएगा। तो अगली संख्या वो कितनी बन जाएगी, 7 निकालने के बाद में यहाँ पर कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। इस तरह ये संख्या है वो अपने आप में क्या आएगी, अनुपात के अंदर आएगी HCF निकालने के बाद में। तो इन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, इन्होंने पूछा इसका लघुत्तम समावर्तक है वो क्या होगा, यानी एलसीएम का मान है वो इस सवाल के अंदर पूछा जा रहा है। एसएससी के अंदर तीनों चारों शिफ्टों के अंदर ये पूछा गया था कि इनका एलसीएम का मान है वो क्या होगा। HCF हमें दे रखा था, एलसीएम का मान है वो हमें पूछ रखा था। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है हाईएस्ट लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जितना भी कॉमन फैक्टर आएगा वो बाहर निकाल लेंगे और इसका मल्टीपल वो कर देंगे। जिस तरह एलसीएम मैंने बताया था क्या होता है, एलसीएम होता है HCF इंटू, यहां पर क्या होगा, यहां पर दोनों संख्या होगी उनका क्या होगा, गुणनफल होगा जो अनुपात के अंदर आएगी। जिस तरह संख्या अपने अनुपात के अंदर है 9 गुणा 11, इस तरह ये क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हमारा मान है वो कितना आ जाएगा, HCF का मान कितना है 7 गुणा 99, 7 नेम 63 6, 7 नेम 63 6 69, यानी 693। अब इसका क्या आने वाला था, राइट आंसर आने वाला था लघुत्तम। अगर आपको कहीं ऐसा भी देखने को मिल जाए कि इसका लघुत्तम समावर्तक है वो कितना है, 693 है। 693 है तो आपको पता है कि 693 वो 63 से भी क्या होगी, कटेगी, और 77 से भी है वो क्या होगी, ये कटेगी। इस 77 से कटेगी, 63 से कटेगी, तो आप इसको 77 से भाग दोगे। एलसीएम आपको निकालना आता है, एलसीएम आप इसमें से निकाल लोगे, ये आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एलसीएम दे देगा, HCF पूछ लेगा। और इसके अंदर एक सवाल ये भी आ रहा है, ये भी अब आगे आने की संभावना बनेगी, लेकिन आएगा जरूर। अगर जो पैटर्न के थोड़ा मोटा भी बदलाव हुआ होगा, इससे सवाल हटके आएगा एलसीएम के अंदर, तो ये आएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF है। इस तरह ये सवाल है वो दूसरा पैटर्न के अंदर आएगा, तो ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF हो जाएगा। इसमें आपको 3 मान है वो दे दिया जाएगा, एक मान आपको पूछा जाएगा। हो सकता है एलसीएम दे दिया जाए, HCF पूछा जाए, हो सकता है पहली संख्या दे दी जाए, दूसरी संख्या दे दी जाए को HCF पूछा जाए, हो सकता है पहली संख्या ना दी गई, दूसरी संख्या दे दी गई, एलसीएम HCF दे दिया गया, तो आप दूसरी संख्या वो निकाल पाओगे। इससे इस पैटर्न के अंदर ये 2 सवाल बनेंगे एलसीएम HCF के। आप उम्मीद करता हूं कि आप है वो निकाल दोगे। एलसीएम है वो सबको आता है, अगर नॉर्मल सवाल आया तो। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। ये पैटर्न बता रहा हूं, ये पैटर्न का पूरा पैटर्न है वो फॉलो होगा। मैंने पीछे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, वो सेम के सेम क्वेश्चन है वो भी आए थे। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट वाला साधारण ब्याज पर सवाल आ रहा है। एक अगर साधारण ब्याज पर आया तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर जरूर आपको सवाल देखने को मिलेगा। एक साधारण ब्याज का, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट का। साधारण ब्याज इस तरह नॉर्मल सवाल वो नहीं आ रहा, इसमें पूछा जा रहा है कि एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का कितना है, 25/36। 25/36 है, तो इसका मतलब है हम राशि को क्या मान लेंगे, 36 मान लेंगे। जिस तरह हमने यहाँ पर राशि को मान लिया 36, इन्होंने क्या राशि का क्या है 25/36 है, राशि का 25/36 है, इसका मतलब हमारे पास में ब्याज है वो कितना आ गया, 25 आ गया। तो हमारा मूलधन है वो 36 है, ब्याज है वो हमारा कितना है, 25 है। ब्याज हमारा 25 है, इसका हमें क्या पूछ रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रखी है, ब्याज की दर है वो कितनी होगी। लेकिन इन्होंने आगे कहा है कि वर्ष की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के क्या है, बराबर है, यानी ब्याज डी है वो आर और रेट है वो कितनी हो जाएगी, रेट है वो भी वर्ष के बराबर हो जाएगी। तो हम इसका सूत्र, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय भाग में 100। इस तरह आप मूल ब्याज अब निकालते हो, ब्याज हमारे पास में कितना है 25 है, मूलधन है वो हमारे पास में कितना है 36 है। डी क्या है, डी रेट है वो हमारे पास में कितनी है, आर, टाइम है वो आर के बराबर है, इसका मतलब है आर ही है, मतलब भाग में 100। अब इसका मान निकालेंगे आर स्क्वायर का मान, तो इसमें कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 25/36 इंटू 100 ये आ जाएगा। तो आर का मान है वो कितना आ जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा 25/36 इंटू
100। अब देखो अभी इसको बाहर किस तरह निकालोगे, इसको गुणा करने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है कि 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, गुणा 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, भाग में 6 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो 50/6 वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी 6 का 8 की 48, 8 की कितना हो जाएगा 48.6 यानी 8.33 है वो इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये साधारण ब्याज पर सवाल है, वो आ रहा है इस तरह। अगर उम्मीद करता हूँ कि ये सबको आता होगा साधारण ब्याज पर सवाल, तो डेट दी गई होगी, टाइम दिया हुआ होगा, ये आप निकाल लोगे, ये तो क्या होता है आसानी सवाल है। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। कौन से सवाल है वो मुश्किल आ रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से उत्तीर्ण हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यक उत्तीर्ण अंक से 56 अंक अधिक मिले। कितने मिले इन्होंने, टोटल अंक है वो कितने हैं, 100% अंक है। यहाँ पर कितने मानोगे आप, 100% अंक टोटल है। लेकिन अनीता को कितने अंक मिले हैं, 31% अंक है वो अनीता को मिले हैं। लेकिन इन्होंने कहा है 16 अंकों से उत्तीर्ण हो गई। सुनीता 40 अंक प्राप्त करके 56 अंक क्या लेके आई, अधिक लेके आई। इसका मतलब है इन्होंने 31% अंक है वो क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। 31% अंक प्राप्त करके इन्होंने 16 अंकों से उत्तीर्ण हो गई। इसका मतलब इसमें 16 जोड़ देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण का अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण का अंक। बराबर है, इन्होंने क्या किया रखा है, 40% अंक प्राप्त करके सुनीता है वो 56 अंक अधिक लेके आ गई। इसका मतलब 56 इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर है वो इसके बराबर में आ जाएगा। यानी उत्तीर्ण होने का जो अंक है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों का। अब इसको सोल्व करोगे तो आपका राइट आंसर है वो आ जाएगा। 31 इधर जाएगा, कितना बच जाएगा, 9%। 9% की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये 56 है वो इधर आ गया, कितना हो जाएगा, 72। तो 1% की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 8 है। तो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा, टोटल जो हमें पूछ रखा है वो मान है वो कितने हैं, हमें मान किसका निकालना है, न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात करें उत्तीर्ण होने के लिए। लेकिन हमारा टोटल अंक है वो कितना हो जाएगा, इसे 100 से गुणा करेंगे, यानी 100% का मान है वो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। यानी परीक्षा वो कितने अंकों की थी, 800 अंकों की थी। लेकिन उन्होंने कहा है हमें उत्तीर्ण होने का अंक वो बताना है। उत्तीर्ण होने का अंक वो कितना, 31% से 16 क्या है, अधिक है। इसका मतलब हम इसे क्या करेंगे, 31 से गुणा करेंगे तो 31 का मान है वो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31 का मान आ जाएगा। 8 या 24 यानी 248 है। 248 अब 31% का मान है। लेकिन इन्होंने कहा 16 अंक है वो क्या हो जाता है, इसका कम हो जाता है, तब वो फेल हो जाती है। लेकिन 16 अंक अब इसके अंदर जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो इसका मान है वो कितना हो जाएगा, 264। अब हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह सवाल है वो आ रहा है। ये सवाल है वो हल करके जाना। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल अनुपात का है, वो आप कर लोगे। ए बी का अनुपात दे रखा है और उसमें 5a + 3b अनुपात 6a - a 2b का मान पूछ रखा है। तो आप ए बी का मान रख दोगे, मान है वो आप निकाल लोगे। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है औसत के ऊपर। एक क्रिकेट टीम का औसत है वो कितना है, 32 है। 32 कितनों का औसत है, 10 क्रिकेट खिलाड़ी है, एक इसके अंदर क्या है, कप्तान है। यानी 11 का औसत है वो कितना है, 32 है। लेकिन इन्होंने कहा है कप्तान का स्कोर है वो क्या है, बाकी 10 का मान है वो हमें दे रखा है, एक का अलग का मान है, कप्तान का मान है वो पूछ रखा है। अब हम इसको क्या कर देंगे, 11 से गुणा कर देंगे तो इसका मान है वो कितना हो जाएगा। 11 से गुणा करने की ट्रिक क्या है, जिस तरह 2 यहाँ पर सेम निकाल उतारेंगे, 2 और 3 है 5, 3 का 3 आ जाएगा। 352 है वो इसका क्या हो जाएगा, पूरा मान हो जाएगा पूरे 11 बंदों का। लेकिन 10 बंदों का मान दे रखा है, वो जोड़ के इसमें से घटा दोगे तो हमारा राइट आंसर है वो आ जाएगा। एक इस तरह यहाँ पर सवाल आ रहा है, एक यहाँ पर इस तरह आएगा। अगर इन्होंने 10 बंदों का औसत दे दिया, 10 बंदों का औसत है वो कितना है, 32 है। 10 बंदों का औसत है वो कितना है, 32 है। लेकिन इन्होंने कहा है एक बंदा इसके अंदर ऐड हो गया, उसका मान हमें पता नहीं कितना है। लेकिन इन्होंने कहा औसत के अंदर हमारी संख्या है वो कितनी बढ़ जाएगी, 2 है वो औसत है वो इसका बढ़ जाएगा। इसका मतलब औसत बढ़ के वो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा बंदा आएगा उसका मान है वो कितना हो जाएगा, 32 से अधिक लेके आएगा तभी तो उसका औसत है वो बढ़ेगा। इसका मतलब 32 एक्स्ट्रा लेके आया है तो 32 तो लेके आएगा, 32 में जो प्लस होएगा वो इसका मान होगा। इसका मतलब एक्स का मान हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2 है वो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। 2 एक्स्ट्रा कितने पर बढ़ा है, 10 तो पहले था, एक एक्स्ट्रा आ गया, कितने पर बढ़ गया, 11 पर। इसका मतलब 22 है वो कितना लेके आ रहा है, एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। 22 को 32 के अंदर जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यानी नया आने वाला बंदा है वो कितना हो जाएगा, 54 किलोग्राम का हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इस तरह वो सवाल आ रहा है। अब ऐसा कर देगा कि 10 बंदे हैं, 10 बंदों का मान है वो औसत है वो कितना है, 32 है। इसमें से एक बंदा है वो बाहर चला गया, जिसके कारण औसत है वो घट गया या बढ़ गया, ऐसा भी हो सकता है, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। लेकिन होने का औसत है वो कितना हो जाएगा, एक है वो क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब एक औसत कम हो गया, वो 32 तो लेके जाएगा,
अपना मान 32 लेके जाएगा, लेकिन 32 से अधिक भी और लेके जाएगा। वो कितने पे लेके जाएगा? -1 कम हुआ है, हमारे पास में बंदे कितने बच गए? यहाँ पर है 9 बच गए। 9 बंदों पर -1 कम हुआ है, इसका मतलब कितना मान माइनस कम हुआ है? यानी माइनस है 9 कम हुआ है। इसका मतलब है वो नया बंदा गया है, उसका मान है वो कितना हो जाएगा? 41 किलोग्राम हो जाएगा, जिसके कारण उसका औसत है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर औसत यहाँ पर बढ़ने की बात करता तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? +1 है, वो औसत है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब है वो मान है वो 32 से क्या लेके जाएगा? कम लेके जाएगा। 32 से कम किस तरह लेके गया? इसका मान कितना हो जाएगा? 32 तो होगा नहीं, 32 - x होगा। x का मान हमें ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा? जिस तरह इसका औसत है वो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। इसका मतलब वो मान लेके जाएगा वो 32 से क्या लेके जाएगा? कम लेके जाएगा। तो 1 प्लस हुआ है, कितने बंदे पर हुआ है? 10 था, 1 बाहर चला गया, कितना बच गया? 9 बंदों पर प्लस हुआ है। इसका मतलब x का मान है वो हमारा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो जाने वाला बंदा है वो कितना मान लेके जाएगा? 27 लेके जाएगा। कितना लेके नहीं 27 नहीं, कितना लेके जाएगा? 9 माइनस करेंगे तब इसका मान है वो कितना हो जाएगा? 23। यानी 23 किलोग्राम का बंदा होगा वो बाहर जाएगा। वो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ये तीनों पैटर्न बताए हैं, औसत के बाहर इससे सवाल है, तीनों के अंदर है वो बाहर है, नहीं आने वाला। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में दिया गया है, ये देखो, ये सवाल मैंने पीछे भी करवाया था क्लास के अंदर। 20 श्रमिक है, वो कितनी दीवारों को पेंट कर रहा है? 24 दीवारों को पेंट कर रहा है। ये इसके अंदर वो फॉर्मूला लगाएगा MDH वाला, यानी MDH बटा वर्क बराबर MDH इंटू वर्क है। ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। ये इसके क्या होता है? बराबर होता है। इन्होंने क्या दे रखा है? 20 श्रमिक है और कितने दिन काम कर रहे हैं? 36 दिन काम कर रहे हैं। वर्क है वो कितना कर रहे हैं? 24 दीवारों को कर रहे हैं। इसका मतलब वर्क का मान कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और अगला है वो कितने श्रमिक है? 30 है। कितने दिन काम कर रहे हैं? दिन हमें पता नहीं कितना कर रहा है, लेकिन वो कितनी दीवारों को काम कर रहा है? 20 दीवारों को पेंट कर रहा है। इसका मतलब ये मान इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसको हल करने से डी का मान है वो हमारे पास में आ जाएगा। एक तो इस तरह का सवाल आ रहा है इसके अंदर, और एक क्या आ रहा है? जिस तरह अगर जे पहले 4 शिफ्टों के अंदर ये आया था, अगर कहीं भी पेपर के अंदर बदलाव होता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर ये कहेगा 2 मैन और 1 वुमेन किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? 3 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 1 मैन प्लस 4 वुमेन उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 6 दिनों के अंदर कर रहे हैं। कितने दिनों के अंदर कर रहे हैं? 6 दिनों के। 4 वुमेन किस, यहाँ पर क्या रखोगे? 2 वुमेन रखोगे। तो इस तरह यहाँ पर मैन और वुमेन का रेशो आप निकाल लोगे। जो रेशो आएगा वो यहाँ पर रखोगे, वुमेन का यहाँ पर रखोगे, उसे 3 से गुणा करोगे, वो हमारा टोटल काम आ जाएगा। अगर हमें पूछा जाए आगे 4 मैन और 10 वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो उससे क्या कर दोगे? इसको भाग कर दोगे। आगे करके बताता हूँ कि इसमें पूछा जाए 5 मैन प्लस 1 वुमेन तो उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये इसके अंदर पूछा जा रहा है। तो आप किस तरह करोगे इसको? 3 दूनी 6, इससे कट जाएगा। तो 2 मैन प्लस वुमेन बराबर 2 मैन प्लस 4 वुमेन। तो इसका रेशो है वो किस तरह आ जाएगा? यहां से क्या करना पड़ेगा हमें? 6 की जगह यहां पर करना पड़ेगा हमें 5 कर लो, यहाँ पर 3 रहने दो, क्योंकि एम से वो हमारा है वो यहाँ पर क्या हो रहा है? कट रहा है। तो इससे आप हल करोगे 6 मैन प्लस 3 वुमेन बराबर 5 मैन प्लस 10 वुमेन। ये हल हो गया। एम यहाँ पर आएगा कितना बच जाएगा? यहाँ पर एम 3 वुमेन यहाँ पर जाएगा कितना बच जाएगा? 7 वुमेन। एम बटा वुमेन बराबर 7/1। ये इसका क्या आ जाएगा? रेशो आ जाएगा, यानी इसकी क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा। अब हमें पूछ रखा है 2 मैन प्लस 3 वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इस पूरा काम है वो हमारा कितना हो जाएगा? एम का मान 7 7 14 14, डब्ल्यू का मान कितना है? 1 है। 14 रहेगा 15, 15 गुणा 3, ये टोटल काम है। इस काम को ये बंदे कितने दिनों में करेंगे? एम की जगह क्या रखोगे? 2 रखोगे। तो 14 प्लस में वुमेन का मान कितना है? 1 3 17, यानी 15 गुणा 3 गुणा 17, ये इतने दिनों में इस काम को क्या कर दोगे? निपटा दोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल मैंने पिछली क्लास के अंदर यह भी बताया था, पी और क्यू है, किसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, 5 दिनों में कर रहे हैं। इन्होंने तो ये बताया है कि पी काम को 9 दिनों में कर रहे हैं, ये 15 दिनों के अंदर कर रहे हैं। ये तो सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको कैसा देखने को मिलेगा? ये कहेगा पी किसी काम को 9 दिनों में कर रहा है, तो क्यू है उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 15/4 दिनों में कर रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और सी है उस काम को 1.5 दिनों में कर रहा है। उनकी तो टोटल मिलकर ये तीनों काम है, उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो आप किस तरह इसका एलसीएम लोगे? जिस तरह 1.5 दिनों में कर रहे हैं, इसको फ्रैक्शन के अंदर बदलोगे, कितना हो जाएगा? 3/2। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर वाली संख्या इसका एलसीएम लोगे, 9 15 3 का एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। टोटल काम है हमारा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब 9 को 45 से भाग देंगे, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 15/4 को इसे भाग देंगे, जिस तरह 15 है बट्टा 4 गुणा 4,
15 3 45, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। 3/2 को इसके भाग दे कितना बन जाएगा? 15 3 45, 15 दूनी 30, इसकी एफिशिएंसी है कितनी आ जाएगी? इतनी आ जाएगी। तो इस 45 का आपको दोनों है वो कितने दिनों में करेंगे? आपका राइट आंसर है वो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इस तरह आपको फ्रैक्शन के अंदर सवाल है वो देखने को मिलेगा। सिंपल सवाल है वो नहीं आने वाला इसके। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। किसी वस्तु का सूची मूल्य 1500 रुपये है जिस पर 12% छूट दी जाती है। शुद्ध विक्रय मूल्य 12,078 रुपये करने से उसकी आंतरिक छूट अब कितनी हो जाएगी? ये सवाल मैंने 5 दिन पहले मैंने क्लास करी थी इंपॉर्टेंट की, प्रॉफिट एंड लॉस पर। उसके अंदर 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए थे। मैंने बताया था कि आपको वस्तु का मूल्य दे दिया जाएगा और एक छूट दे दी जाएगी, दूसरी छूट आपको पूछी जाएगी। टोटल छूट देने के बाद में वस्तु बाजार में बिक रही है या 900 में बिक रही है वो आपको दे दी जाएगी। तो आपको पूछा जाएगा दूसरी छूट का मान है वो कितना है, यानी दूसरी छूट अब आपने कितने दी है। अगर पेपर का लेवल बढ़ा तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? टोटल मान है वस्तु का दे दिया जाएगा, पहली छूट दे दी जाएगी, दूसरी छूट है वो 2 दे दी जाएगी, 3 दे दी जाएगी, 2 भी दे दी जाएगी, लेकिन तीसरी छूट आपको नहीं दे दी जाएगी X%। यानी इसका मान x का मान आपको पूछा जाएगा कि x का मान है वो कितना हो जाएगा, यानी तीसरी छूट आपने उस वस्तु पर कितनी दी है। तो ये सवाल मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा दिया था, वहां पर जाके आप कर सकते हो। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। एक व्यापारी अपने माल पर उसके विक्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? जिस तरह इन्होंने कहा है 20% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य है वो हमारा कितना है? 100 है। 20% अधिक अंकित करेगा क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य वो हमारा कितना है? 100 है। एमपी अब हमारा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा 20% की छूट दी है। छूट तो किस पर दी जाएगी? एमपी पर दी जाएगी। वस्तु कितने की बन जाएगी? 80 की बन जाएगी। 0 से 0, 0 से 0, 12 96। इसका मतलब 96 में वस्तु है वो क्या करेगा? बेचेगा। तो हमें क्या पूछ रहा है? लाभ हो रहा है हानि। हानि कितने की होगी? 4 पर होगी। कितने पर होगी? 100 पर होगी। तो इसका मान है वो कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा। इसका मान है वो कितना आ जाएगा? 4% हमारे पास में क्या होगी? हानि होगी। ऐसा ही सवाल आपको देखने को मिलेगा कि कहीं भी आपको छूट दे दी जाएगी, कहीं तीसरी छूट पूछी जाएगी, कहीं चौथी छूट पूछी जाएगी। अधिक अंकित करता है, कम अंकित करता है, ऐसा सवाल है वो सेम ही देखने को मिलेगा आपको। आगे चलते हैं कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि हो जाती है। ये सवाल है वो जरूर करके जाना, आयत पर और किस पर? वर्ग पर और वृत्त पर। यह सवाल देखने को मिलेगा। यहाँ पर x और y, यहाँ पर x, इसकी वृद्धि अब कितनी है? r है। अब आपको इसका क्षेत्रफल का अनुपात है वो कितना? इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? x × y। इसका क्या होता है? x स्क्वायर। इसका क्या होता है? पाई r स्क्वायर। आपको दे दिया जाएगा कि इसकी लंबाई है वो कितनी बढ़ा दी? 60% बढ़ा दी, या चौड़ाई को 60% बढ़ा दी, तो इसका क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो आप इस सूत्र को है वो लगा सकते हो। यहाँ पर है वो क्या दे दिया जाएगा कि आपकी लंबाई है वो x% बढ़ा दी और चौड़ाई है वो x% घटा दिया। जो भी एक साइड को दे दिया जाएगा बढ़ाएगा घटाएगा। जिस तरह इन्होंने कहा है 20% लंबाई को बढ़ा दिया गया, 20% लंबाई को बढ़ा दिया गया, लेकिन क्षेत्रफल है वो क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। जिस तरह लंबाई को मैंने y का मान है कितना बढ़ा दिया? 20 बढ़ा दिया। 20 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/5। लंबाई है वो 5 से कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन देखने को मिलेगी, आपको यह बताएगा कि आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ाने के बाद में उसमें हमने लंबाई बढ़ा दी 6, तो इसका क्षेत्रफल है वो समान रहना चाहिए। इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करें? तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए 6 से कितना करेंगे? 5 करेंगे। क्षेत्रफल क्या है? 6 5 30, 6 5 30। ये क्या है? हमारा क्षेत्रफल है। इसका मतलब क्षेत्रफल समान रह रहा है। समान रह रहा है तो हमें चौड़ाई के अंदर कितना कम किया? 1/6/100, यानी एक ही कमी की है 6%। इसका मान अब इससे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी तरह इसके अंदर वर्ग की कंडीशन सेमी वर्त पर लगेगी। अब आ गया वर्त। वर्त पर अगर वृद्धि बढ़ा दी जाएगी, यहाँ पर ये पाई का आपको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसने कह दिया 5 से लंबाई है वो कितनी हो रही है? 6 हो रही है। 5 से 6 हो रही है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 25 के गुणा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 36। अब आप इसी को देखो कितने बढ़ रही है? 11 बढ़ रही है। कितने पर बढ़ रही है? 25 पर बढ़ रही है। इसे 100 से गुणा कर देगा, आपका मान है वो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। पर इन्होंने कहा है 3 साल में एक राशि है वो कितनी हो जाती है? 5 गुना हो जाती है। तो कितने साल में ये राशि है वो क्या हो जाएगी? 125 गुना हो जाएगी। इस सवाल को किस तरह करोगे आप? ये 25 की क्या है? क्यूब है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर है वो कितनी होगी? 3 होगी। ये पावर 1 है, यहाँ पर 3 होगी। इस पावर को इस जो साल है उससे क्या करोगे? गुणा करोगे। इसका मतलब 9 साल में ये संख्या वो कितनी हो जाएगी? 125 गुना हो जाएगी। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? रमेश ने एक वस्तु को 1200 में खरीदा तथा इसे लाने में उसका भाड़ा है वो 300 रुपये था, तो 1800 रुपये में बेचता है, तो कुल लाभ कितना हो गया? यानी 1200 रुपये में उस वस्तु को खरीदता है, 300 रुपये उस पर एक्स्ट्रा चार्ज यानी उसका भाड़ा है वो लग जाता है, लेकिन वस्तु को कितने में बेच रहा है? वो 1800 में बेच रहा है। वस्तु को 1800 में बेच रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा? इसका मतलब है 1200 में खरीदी थी, 300 रुपये इस पर खर्चा आ गया, तो वस्तु को कितने में खरीदा था उन्होंने? 1500 में खरीदा था और 1800 में बेच दिया, तो लाभ है वो कितना हो गया? 300 को 300 कितना पर हो गया? 1500 पर।
तो इसका लाभ प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा 20% है, यानी 20% है वो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल है, एक 400 मीटर लंबाई की ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है तथा विपरीत दिशा से आ रही 500 मीटर लंबाई की दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर देती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल है वो क्या होगी। तो पहली ट्रेन की चाल है वो क्या हो जाएगी, पहली ट्रेन है वो 400 मीटर लंबी है, एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, यानी खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, तो हम यहाँ पर खंबे की जो लंबाई होगी वो क्या मान लेंगे 0 मान के चलेंगे, यानी खंबे की लंबाई है वो क्या है 0 है। इसका मतलब वो 400 मीटर ही को ही वो क्या करेगी पार करेगी। 400 मीटर को पार करने में वो 200 सेकंड लेगी, तो इसका मतलब इसकी चाल क्या हो जाएगी दूरी बटा समय, चाल है वो कितनी आ जाएगी इसकी 20 मीटर प्रति सेकंड है, 20 मीटर प्रति सेकंड है वो इसकी चाल आ जाएगी। अब हमें दूसरी ट्रेन की चाल है वो पूछ रहा है क्या होगी। आगे दिया गया तथा विपरीत दिशा से आ रही 500 मीटर लंबी ट्रेन, कितनी मीटर है 500 मीटर लंबी ट्रेन, 500 मीटर दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर देती है, यानी जो पहली ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को 20-30 सेकंड के अंदर ही पार कर देती है। टोटल दूरी है वो कितनी हो जाएगी 400 मीटर तो खुद की पहले वाली ट्रेन की हो जाएगी दूरी, और 500 मीटर है वो दूसरी वाली ट्रेन की हो जाएगी। इसका मतलब टोटल दूरी है वो कितनी हो जाएगी 900 मीटर। 900 मीटर को कितने सेकंड के अंदर पार कर रही है 30 सेकंड के अंदर पार कर रही है, तो दोनों को मिलाकर हमारी चाल है वो कितनी आ जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका मतलब हमारी चाल है वो कितनी आ जाएगी 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। 30 मीटर प्रति सेकंड चाल है वो हमारी क्या है दोनों की जोड़ के चाल है। दोनों की जोड़ के चाल कैसी होगी, क्योंकि ये विपरीत दिशा के अंदर आ रही है, विपरीत दिशा के अंदर रेलगाड़ियों की दोनों चाल है वो क्या होगी ऐड होगी। लेकिन नाव और धारा का सवाल आ जाए तो विपरीत दिशा के अंदर चाल है वो इनकी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। दोनों की चाल ऐड होकर 30 आई है, पहले वाली की चाल है वो 20 है, इसका मतलब दूसरे वाले की चाल है वो कितनी हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। लेकिन हमारा आंसर है वो किसके अंदर है किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर है, तो 10 को किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर बदलेंगे तो किस तरह बदलोगे इसको, 10 को कितने से गुणा करोगे 18/5 से करोगे, 5 से 2 बार में कट गया, कितनी आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी वाली ट्रेन की चाल है वो हमारी क्या होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं आपको बता रहा हूं ये सवाल है वो पहले 4-5 शिफ्टों के अंदर और आज भी शिफ्टों के अंदर पूछा गया है, तो अब बता रहा हूं आगे आने वाले की संभावना है वो क्या होगी। आगे आने वाले की संभावना यही रहेगी, या तो आपको दोनों ट्रेनों की दूरी है वो दे दी जाएगी, दोनों ट्रेनों की दूरी दे दी जाएगी और एक दूसरे को पार करने का टाइम है वो पूछा जाएगा, या फिर ये दे दिया जाएगा एक ट्रेन की दूरी दे दी जाएगी और एक दूसरे को पार करने का टाइम है वो दे दिया जाएगा और दूसरी ट्रेन की दूरी पूछ ली जाएगी, या ऐसा दे दिया जाएगा दोनों ट्रेनों की चाल है वो उनमें से एक दे दी जाएगी, दोनों ट्रेनों की दूरी दे दी जाएगी, उसमें एक का चाल पूछ लेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप नहीं छोड़ोगे, जहां भी कहीं भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैथ का जो सवाल है, इसका जो रेलगाड़ी का सवाल कहीं भी है तो आप ये सवाल है वो प्रैक्टिस करके चले जाना। या तो आपको यहां पर चाल पूछी जाएगी दूसरी ट्रेन की, या फिर दूसरी ट्रेन की क्या पूछी जाएगी दूरी पूछी जाएगी। यहां पर यह पूछा जाएगा दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब पार करेगी, कब पार करेगी, ये आने की संभावना 10% रहेगी। ये सवाल है वो कब आने की संभावना रहेगी, ज्यादा संभावना इसमें यही रहेगी, या तो एक चाल ट्रेन की चाल दे दी जाएगी, दूसरी ट्रेन की चाल है वो पूछी जाएगी, या फिर दोनों ट्रेनों में से एक ट्रेन की दूरी पूछ ली जाएगी और दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछ ली जाएगी। पहले आने की संभावना है एक ट्रेन की चाल पूछेगा, दूसरा सवाल आने की संभावना है या एक ट्रेन की क्या पूछेगा लंबाई पूछेगा, ट्रेन की लंबाई पूछेगा। एक ट्रेन की लंबाई दे देगा, दोनों की चाल दे देगा, उसको पार करने का टाइम वो दे देगा और दूसरी की वो क्या पूछेगा हमें लंबाई पूछेगा। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। मैं जो जो बता रहा हूं वो तरीका है वो अपनाते चले जाना और ये इसी सवाल पर आप प्रैक्टिस करके चले जाना, 100% आप मैथ के अंदर बेहतरीन स्कोर करके आओगे। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दिया हुआ एक बेलनाकार वृत्त की ऊंचाई, यानी एक बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तब उसके आधार की त्रिज्या है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा। बेलन है हमारे पास में, क्या दिया गया इन्होंने बेलन दिया हुआ है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठीय वो क्या होता है 2πr(h) प्लस में 2πr(h) प्लस में ये दो ऐड हो जाएगा दोनों 2πr स्क्वायर। ये क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 2πr(h) ये क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब देखो हमें वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, r की जरूरत पड़ेगी और h की जरूरत पड़ेगी। h हमारे पास में, r हमारे पास में है, तो हमें कुछ करने की वो जरूरत है वो नहीं है। तो किस तरह करोगे 2πr(h) इसमें क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2πr कॉमन आ गया, h प्लस में r बन जाएगा। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर मान रखोगे 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान कितना है 14 और गुणा h प्लस आर है वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 4 गुणा 22 कितना हो जाएगा 88 गुणा 24 है वो हमारा क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा। अब आप सीधा पूरा इसका गुणा नहीं करोगे, पहले ऑप्शन के अंदर देखोगे इकाई का है वो 8 चौका 32 यानी 2 है, इकाई का कौन से ऑप्शन के अंदर आ रहा है ये देखते सर आप उस ऑप्शन को क्या कर दोगे टिक कर दोगे। अब आगे आने की इस प्रश्न पर संभावना है वो क्या कौन से प्रश्न की बनती है वो बता देता हूं। अब बेलन के अंदर आपको क्या पूछ लिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया। अब तो या तो पूछेगा इसके अंदर क्षेत्रफल दे देगा आपको, या तो पूछेगा इसके अंदर r का मान है वो क्या होगा,
आर का मान है वो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा आपको 2 पाई आर एच दे देगा। इसमें से एक वैल्यू को गायब कर देगा, या तो एच पूछ लेगा आपसे या फिर आर का मान पूछ लेगा, या फिर दोनों को पूछकर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इस सवाल पिछली शिफ्टों के अंदर पूछ लिया गया है। अब आगे और इसमें संभावना कौन सी बनती है, बैलेंस पर तो ये 2-3 क्वेश्चनों की बनती है। जिस तरह मैथ का लेवल आ रहा है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, लेवल के आधार पर कौन से एक प्रश्न आने की संभावना है। या फिर आपको देगा घोड़ा, घोड़े का क्या पूछेगा, आयतन पूछेगा आपको, या फिर क्या पूछेगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। गोले पर ये 2 सवाल बनेंगे। अब आगे शंकु पर आएगा। 100% आपका सवाल है वो किस पर देखने को मिलेगा, आपको शंकु पर देखने को मिलेगा। शंकु का वो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, पाई आर एल, आयतन है वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। या तो आपको आयतन पूछेगा इसके अंदर, यहाँ पर क्या पूछेगा क्षेत्रफल पूछेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से या तो फिर आपको एच का मान दे देगा या फिर आर का मान दे देगा। अगर आपको एच और आर का मान देकर आपको उसका क्या पूछ ले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, तो आपको एल निकालने के लिए वो कह सकता है आप एल निकाले, इसका मान है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकाल सकोगे। 100% आपको शंकु के अंदर सवाल आएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर आर दे देगा, एच दे देगा क्या है, लेकिन एल है वो आपको यहां पर नहीं देगा। लेकिन फिर भी आपको ये पूछेगा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी पाई आर एल का मान है वो क्या होगा। 100% आपको आने की संभावना है वो इस सवाल की रहेगा। जिस तरह दे देगा आर का मान है वो कितना है 6, एच का मान है वो कितना हो जाएगा आपका, एच का मान है वो कितना दे देगा आपको 3 4 8 यानी 8 दे देगा। और एल का मान है वो हमारे पास में नहीं होगा क्योंकि वक्र पृष्ठीय निकालने के लिए हमें एल ज्ञात करना पड़ेगा। इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर कितना दे दिया 6 8 दे दिया, एच है वो कितना दे दिया 8 दे दिया। अब इसको आप पाइथागोरस लगाओगे आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पाइथागोरस आप याद करोगे 3 4 5, ये यहाँ पर है 3 4 5, 4 है वो 8 के अंदर छुपा है, 3 है वो 6 के अंदर छुपा है। इसका मतलब 5 गुणा 10 है, 10 है वो हमारी क्या होगी एल का मान होगा। जिस तरह 3 4 5 है वो पाइथागोरस में से हमारी वो ट्रिपलेट होती है, इसमें इन्होंने 2 2 का गुणा कर दिया, 2 में 3 में 2 का कर दिया 6 आ गया, 4 में 2 का कर दिया 8 आ गया, 5 में 2 का कर देगा अब 10 आ जाएगा। इस तरह आप पाई आर एल का मान है वो पूछेगा। 100% ये आने की संभावना है वो 100% इस सवाल की रहेगी शंकु के अंदर। देख लेना जो भी शिफ्ट होगी आगे किसी का तो आप देख लेना ये सवाल आपको छपने को देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 2 व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है और धारा की विपरीत दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है, तो स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखो कोई व्यक्ति विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है। इसका मतलब विपरीत दिशा होगी x माइनस है y इज इक्वल टू एक्स है वो किसका मान है धारा की चाल है, y है वो किसका मान है नहीं x है वो नाव की चाल है, y है किसका है धारा की चाल है। तो टोटल चाल है वो क्या आ जाएगी 55/5 है। 55 दूरी दी गई 5 घंटे तय करता है, इसका मतलब 11 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों चाल हो जाएगी विपरीत दिशा में। और इसकी धारा की दिशा में चाल है वो क्या दे रखी है 75 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे के अंदर तय करता है, तो इसका मतलब 75/3 कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 3 5 है 15, दोनों का मान है वो कितना आ जाएगा 11 और 25 आ जाएगा। हमें ये पूछा 96 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा स्थिर जल के अंदर, इसका मतलब हमें x का मान है वो पूछ रखा है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने से y कैंसिल हो जाएगा, 2x का मान है वो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, x का मान है वो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। दूसरा y का मान हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने x पर सवाल है वो पूछ रखा है। क्योंकि स्थिर जल में नाव 96 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगी, तो 96/18 कितने से कट जाएगा ये 96/18 समय पूछ रहा है 18 3 से 18 3 3 9 3 दूनी 6 कितने से कट जाएगा 16/3 यानी 16/3 है वो समय के अंदर आएगा। लेकिन उन्होंने घंटा और मिनट दोनों के अंदर दे रखी, कितने से कटेगा 3 5 15 5 घंटा 3 5 15 से कितना बच जाएगा 1/3 को 60 से गुणा करो कितना हो जाएगा 5 घंटा 20 है मिनट, 5 घंटा 20 मिनट है वो हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16/3 को हल करोगे तो कितने से जाएगा ये 5 सही 1/3 से जाएगा, तब 1/3 को घंटा इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, 5 घंटा आ गई और 20 क्या आ गई मिनट आ गई। अब इस पर सवाल है आने की संभावना है वो क्या है, ये तो अभी पूछ लिया गया है। अब इस आने की संभावना वो क्या रहेगी, या तो आपको इस तरह देखने को मिलेगा लेकिन इतने किलोमीटर की दूरी दे रखी है, लेकिन उन्हें याद तो दे देगा कि धारा के विपरीत दिशा में इसकी चाल है वो 11 रहेगी, धारा की दिशा में चाल है वो कितनी रहेगी 25 रहेगी। लेकिन यहाँ पर कह देगा धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, तो आप बताइए धारा की दिशा के अंदर वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यहाँ पर टाइम देगा ये, या तो आपको चाल नहीं देगा, यहाँ पर या टाइम देगा कितना टाइम, इतने टाइम के अंदर वो क्या कर रही है दूरी को तय कर रही है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। ये सवाल आ गया प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत तथा 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के औसत का अंतर।
ये उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। पहले ही मैंने यही बताया था और पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अंदर पहली वीडियो डाली थी, तो इसी पर डाली थी कि आपका अभाज्य संख्या पर आपका सवाल है वो आने वाला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर हर एक शिफ्ट के अंदर ये सवाल आया था और SSGD के अंदर मैंने भी कहा था कि 100% आने की संभावना रहेगी, और ये संभावना नहीं है, 100% आया था पहली शिफ्ट के अंदर। 20 तारीख को 3 शिफ्टों के अंदर ये सवाल है वो पूछा गया था। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में ये सवाल है 375 प्लस 125 का होल स्क्वायर माइनस 125 माइनस 375 की होल स्क्वायर। भाग में आ जाए 375 गुणा 375 माइनस 125 गुणा 125। अब देखो यहाँ पर a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर a माइनस b की होल स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा यहाँ पर इस तरह a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस a माइनस b की होल स्क्वायर। इसका मान है वो कितना आ जाएगा 4ab आएगा। किस तरह आएगा, a स्क्वायर यहाँ पर आएगा, a स्क्वायर यहाँ पर प्लस माइनस कट जाएगा, बाकी प्लस का 4ab बचेगा, प्लस का 4ab ऊपर बचेगा, तो नीचे कितना आ जाएगा 375 गुणा 125 गुणा 4, ये हमारा बन जाएगा प्लस 4a इंटू बी। नीचे कितना है, ये इसको गुणे के अंदर है, ये भी क्या है गुणा के अंदर है, यानी नीचे क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको किस तरह करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसको इसमें तोड़ोगे a माइनस बी इंटू a प्लस ए बी। अब इसको किस तरह करोगे 375 और 125 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 500। यहां पर a प्लस बी का मान है वो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। 375 में से 125 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। अब 250 आएगा, अब इसको क्या करोगे काटोगे, काटते हमारा क्या आ जाएगा राइट है आंसर आ जाएगा 25 5 125, 25 से कम 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर कितना बचेगा 5 से, ये 5 से कटेगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचेगा 100 बन जाएगा। यहाँ पर 5 7 35 5 5 25, यहाँ पर कितना बचेगा 100, 25 75 25 का 100। इसका राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 3/2, 3/2 है वो हमारा क्या होगा ये राइट आंसर होगा। अब इस पर आने की संभावना है वो कौन से क्वेश्चन की बनेगी, या तो आपको इस तरह पूछा जाएगा, ये RW के मॉक टेस्ट के अंदर आया था सवाल सेम। अब इसके अंदर या तो पूछा जाएगा ये सवाल दे देगा, यहाँ पर RW के मॉक टेस्ट में आपको माइनस दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर या क्या मिलेगा, आपको गुणे का निशान देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर गुणे का देखने को निशान भी मिल सकता है तो आप क्या करोगे, इसके अंदर ऊपर कितना आ जाएगा 4 इंटू AB आ जाएगा। यहाँ गुणा इतने के अंदर नहीं मिलेगा, 375 इंटू 125 देखने को मिलेगा, जिस कारण ये AB है वो इससे कट जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नीचे क्या देखने को मिलेगा 375 इंटू 125, ऊपर है वो कितना है हमारा 4AB आया हुआ है, तो 4AB से AB कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। हर एक सवाल आप इन पूरी क्लास को देख के जाओगे, बेहतरीन करके जाओगे, जो जो मैंने बताया है उस तरीके से आप सवालों को प्रैक्टिस करके जाना, यही सेम तरीका आपको देखने को मिलेगा SSGD के अंदर। आप बिल्कुल भी लेवल अपना मत बढ़ाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।